क्लास, आज हम सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी हुई कविता नौका विहार को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके काव्य संग्रह गुंजन से ली गई है। इस कविता में पंत जी ने चांदनी रात के समय गंगा नदी में नौका के द्वारा विहार यानी भ्रमण का वर्णन किया है। चांदनी रात का समय है और वो गंगा नदी में नाव के द्वारा भ्रमण करते हैं और उस समय के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इस कविता में करते हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है और इसकी जो भाषा है वो कोमल पदावली से युक्त है और इसमें हिंदी भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। चांदनी रात का समय है और उस समय के प्राकृतिक दृश्यों और उस समय के वातावरण का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। इस समय की जो चांदनी है, चूँकि चांदनी रात का समय है तो उस समय की ज्योत्सना यानी चांदनी कैसी है? शांत है। स्निग्ध यानी चिकनी है। उज्ज्वल है यानी चमकदार है। चूँकि चांदनी रात का समय है, पूर्णिमा का दिन है, तो उसके कारण जो चांदनी है वो बहुत अधिक चमकदार है। उसका वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि शांत, चिकनी और उज्ज्वल चांदनी है और अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक यानी दूर दूर तक, अनंत यानी आकाश, नीरव यानी शांत है, भूतल यानी धरातल। और दूर दूर तक जो आकाश है और वो जो धरातल है वो नीरव यानी शांत है। चूँकि रात्रि का समय है तो चारों तरफ शांति है, कहीं भी कोई भी कोलाहल नहीं है, कहीं भी कोई भी शोर नहीं है। तो नौका विहार का सुंदर प्राकृतिक चित्र उपस्थित करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस समय शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी विद्यमान है और दूर दूर तक आसमान और धरातल शांत है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। और जो गंगा है वो सैकत यानी बालू की, सैया यानी कि सेज पर या बिस्तर पर, बालू की सेज पर, दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद जो तनवंगी गंगा। तनवंगी यानी दुबली पतली गंगा है। दुबली पतली क्यों है? क्योंकि गर्मी का समय है, तो गर्मी में जो गंगा होती है, जो नदियाँ होती हैं आमतौर पे वो सीमित हो जाती हैं, तो इसी के तरह जो गंगा है वो भी दुबली पतली हो गई है। ग्रीष्म विरल, और गर्मी के कारण विरल यानी सिमटी हुई, दुबली पतली। लेटी है श्रांत, वो लेटी हुई है। श्रांत यानी थकी हुई, क्लांत यानी मुरझाई हुई, निश्चल यानी बिना किसी चंचलता के, बिना किसी गति के शांत लेटी हुई है। पंत जी कहते हैं कि बालू की सैया पर यानी रेत की सैया पर दूध के समान सफ़ेद और दुबली पतली गंगा गर्मी के कारण सिमट करके शांत, क्लांत और निश्चल होकर के लेटी हुई है। यानी गंगा बालू की सैया पर विद्यमान है। तो गंगा का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि गंगा जो है वो बालू की सैया पर लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, और जो गंगा है वो इतनी निर्मल लग रही है इस समय जैसे तापस बाला। तापस यानी तपस्वी, बाला यानी बालिका, कोई तपस्वी बाला हो या तपस्विनी बालिका हो। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, शशिमुख से चंद्रमा की कांति से, दीपित है यानी उज्ज्वल है, मृदु करतल इसकी कोमल, करतल यानी हथेलियाँ। चूँकि चांदनी रात का समय है तो जब चांदनी का प्रकाश गंगा नदी पर पड़ता है तो उसका जल चमकने लगता है। इसी का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि जो गंगा है उसकी कोमल हथेलियाँ इस समय चंद्रमा की कांति से उज्ज्वल हो उठी हैं, चमकने लगी हैं, दीपित हो उठी हैं। लहरें उर्पल कोमल कुंतल, और जो गंगा की लहरें हैं इस समय ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो उसी तपस्वी बालिका के उर पर यानी हृदय पर कोमल कुंतल यानी बाल हों, लहराते हुए कोमल कोमल बाल हों। अर्थात जैसे तपस्वी बालक के हृदय पर उसके बाल लहराते हैं, उसी प्रकार से इस समय जो गंगा नदी है उसके ऊपर लहरें उठ रही हैं। भले वो शांत है लेकिन धीरे धीरे उस पर लहरें उठ रही हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है
कि गंगा नदी के हृदय पर कोमल बाल लहरा रहे हैं। नौका विहार के समय का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि अत्यंत शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी विद्यमान है। दूर दूर तक आकाश और धरातल शांत है, यानी कोई कोलाहल नहीं है। बालू की सैया पर दूध के समान सफ़ेद दुबली पतली गंगा गर्मी के कारण सिमटकर शांत, क्लांत और निश्चल भाव से लेटी हुई है। गंगा किसी तपस्वी बाला के समान निर्मल लग रही है और उसकी जो कोमल हथेलियां हैं वो चंद्रमा की कांति से उज्जवल हो उठी हैं, चमकने लगी हैं। गंगा में उठने वाली लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो उसी तपस्वी बाला के हृदय पर लहराते हुए कोमल बाल हों। आगे पंत जी कहते हैं, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। और उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर, यानी सिहरते हुए लहराता, लहरा रहा है तार तरल। तार यानी तारों से, तरल यानी युक्त, तारों से युक्त, सुंदर, चंचल, अंचल सा यानी आंचल के समान, नीलांबर जो नीला नीला अंबर है, यानी नीलांबर नीले अंबर रूपी यानी आसमान रूपी जो वस्त्र है वो उसके गोरे अंगों पर लहरा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि चांदनी रात के समय आसमान चूँकि साफ दिखाई देता है और उसमें तारे भी विद्यमान हैं, तो जब उस आसमान का प्रतिबिंब गंगा नदी पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि उसी तपस्वी बाला ने कोई अंचल ओढ़ रखा है, आसमान के समान नीला नीला कोई वस्त्र ओढ़ रखा है जो कि लहरा रहा है। पंत जी कहते हैं कि गंगा नदी के गोरे अंगों पर, यानी गंगा रूपी तपस्वी बाला के गोरे अंगों पर सिहरता हुआ चंचल तारों से युक्त सुंदर नीले अंबर के समान अंचल लहरा रहा है। गंगा नदी के गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर चंचल तारों से युक्त सुंदर आंचल के समान नीला आसमान लहरा रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अच्छा, जो अब गंगा नदी की मृदुल लहरें हैं यानी कोमल लहरें हैं वो सिमटी हैं वर्तुल, वर्तुल यानी गोलाकार, वो गोलाकार होकर के सिमट गई हैं यानी उठ रही हैं। तो उन लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, गंगा नदी की साड़ी की सिकुड़न हो, शश की रेशमी विभा से भर, और शश यानी चंद्रमा की जो रेशमी विभा है यानी रेशमी कांति है वो ऐसी लग रही है कि मानो गंगा नदी ने कोई साड़ी पहन रखी है। अर्थात उस समय चंद्रमा बहुत उज्जवल है और वो गंगा नदी के श्वेत जल से मिलकर के और भी अधिक उज्जवल होता है, तो गंगा नदी और अधिक चमकने लगी है, उसका जल और अधिक चमकने लगा है। तो पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा की रेशमी कांति जो है वो ऐसा लग रहा है कि गंगा रूपी तपस्वी बाला की रेशमी साड़ी हो और उस पर सिमटी हुई जो गोलाकार मृदुल लहरें हैं वो ऐसी लग रही हैं कि मानो गंगा नदी की साड़ी की सिकुड़न हो। अर्थात जो तपस्वी बाला गंगा रूपी तपस्वी बाला है वो चंद्रमा की कांति रूपी साड़ी को पहने हुए है और उस पर उठने वाली जो लहरें हैं वो साड़ी की सिकुड़न जैसी मालूम पड़ रही हैं। इस प्रकार से इस कविता में पंत जी ने गंगा नदी के सौंदर्य का मानवीकरण किया है और उसका चित्रण किया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गंगा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का और नौका विहार के समय प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि इस समय शांत, चिकनी और उज्जवल चांदनी विद्यमान है। दूर दूर तक आकाश और पृथ्वी शांत हैं, अर्थात कोई कोलाहल नहीं है। रेत की सैया पर दूध के समान सफ़ेद और दुबली पतली गंगा गर्मी के कारण सिमट कर या विरल होकर के शांत यानी थकी हुई
और क्लांत होकर निश्चल भाव से लेटी हुई है। इस समय गंगा तपस्वी बाला के समान निर्मल प्रतीत हो रही है और चंद्रमा की कांति से उसकी कोमल हथेलियाँ चमक रही हैं, दीपित हो रही हैं। गंगा नदी के ऊपर उठने वाली लहरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस तपस्वी बाला के हृदय पर लहराते हुए कोमल बाल हों। गंगा नदी के गोरे अंगों पर, क्योंकि उसका जो जल होता है गंगा का वो श्वेत होता है, तो उसके गोरे अंगों पर सिहरते हुए चंचल तारों के समूह से युक्त सुंदर आंचल के जैसा नीला आसमान लहरा रहा है। भाव यह है कि उस तपस्वी बाला उस गंगा के ऊपर पड़ते हुए तारों से युक्त आसमान के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है मानो उस तपस्वी बाला ने अपने गोरे अंगों पर कोई लहराता हुआ सा नीला वस्त्र ओढ़ रखा है। आगे पंत जी कहते हैं कि चंद्रमा की रेशमी कांति जब उस गंगा नदी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो उस तपस्वी बाला ने कोई साड़ी पहन रखी है, और जब उस गंगा नदी में गोलाकार मृदुल लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि उसी तपस्वी बाला की साड़ी में उठने वाली सिकुड़न हो। इस प्रकार से यहाँ पर गंगा नदी का मानवीकरण किया गया है।